चलिए भाई, फ्लक्स हो गया हमारा, है ना, और सॉलिड एंगल हो गया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फ्लक्स में बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, बट वो प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको गॉस थ्योरम आती हो। तो चलिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप, दैट इज गॉस थ्योरम। ठीक है, और कुछ नया नहीं है, मैं कुछ जो आपने एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं ना, आपने फ्लक्स पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, उन्हीं को मिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स का मिक्सअप सा है, कुछ नया नहीं, मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अच्छा पहले मैं बता दूं गॉस थ्योरम का यूज कहां पे होता है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ये कहते हैं ब्यूटी ऑफ गॉस थ्योरम, कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यू कैन सॉल्व विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, क्या आप इंटीग्रेशन से बच जाते हो बेसिकली गॉस थ्योरम यूज करके। तो दिस इज ए मैथमेटिकल टूल, है ना, ये मैं जिसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टूल है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। एक तो उसका यूज ये होता है। ठीक है, बहुत सी और प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हम गॉस थ्योरम की हेल्प से बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये तो इसके मेन यूज होता है। तो जैसे चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा हम लोग इसके एप्लीकेशन देखते रहेंगे। अभी देखते हैं गॉस थ्योरम होती क्या बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, सॉरी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता है एंड यू हैव टू आंसर इट, और अगर आपने एक आंसर दे दिया तो फिर क्या होगा, आपको गॉस थ्योरम इसका अंदर आती है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, मुझे लगता है कि अगर आपने पिछले 2 स्लाइड्स ढंग से देखे हैं तो आप आंसर दे देंगे। कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ चार्ज फ्रॉम स्फीयर ऑफ radius r where charge is placed at the center of sphere। तो ये आपका क्या है, दिस इज स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r एंड द चार्ज प्लस q एट इट सेंटर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। ऐसे निकलेंगी फील्ड लाइंस, ऐसे से फील्ड लाइंस निकलेंगी यहाँ से, ये प्लेस्ड एट सेंटर, थोड़ा सेंटर से हट गया है, प्लेस्ड एट सेंटर, एंड यू हैव टू फाइंड नेट फ्लक्स, किस स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, ये आपको क्या करना है, दिस इज यू हैव टू फाइंड। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर निकालिए। अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया तो आपको गॉस थ्योरम आ गई, समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे बिल्कुल मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज थ्रू दिस स्फीयर। तो दिस इज योर क्वेश्चन, नोट डाउन करिए एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो कभी कभी, ठीक है, मोबाइल में आप क्वेश्चन अगर आपको लगता है बाद में नोट करना है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं आपको पहले शॉर्टकट बता देता हूँ यार, ऐसे ही देखो पहले, फिर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप। अभी मुझे तो एक लाइन में आंसर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज प्लस क्यू है और ये रेडियस आर है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4πε0 q/r², यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 4πr²। और देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, ऐसे नहीं आएगी बाहर, और एरिया भी कहाँ आएगा, एरिया भी बाहर की तरफ आएगा। देखो ना यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही तो एरिया भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। नोट कर लो अगर आपने नहीं नोट किया है कि एरिया वेक्टर ऑफ ए क्लोज बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड की तरफ जो परपेंडिकुलर होता है वो एरिया वेक्टर होता है, इनटू cos 0 एंड यू विल गेट, सब कट जाएगा, यू विल गेट q/ε0। एक लाइन में आंसर आ गया, बट बेसिकली दिस इज डेरिवेशन, इसलिए ये तो मैंने आपको बता दिया आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू cos 0 q/ε0। ठीक है, उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आती है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। तो ये आता है डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आप नोट करिए कॉपी में, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप नोट कर लेना, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग कूलॉम्स लॉ।
तो यू है प्लस क्यू चार्ज इस रेडियस आर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यार पूरे स्फीयर को हम छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, एंड दिस एलिमेंट इज डी ए, ठीक है। तो फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट डी ए, यहाँ से बताइए कितना फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी और एरिया वेक्टर भी आउटसाइड होगा, डी ए और एंगल 0 होगा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना है हमारा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0। यार स्फीयर में समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडली आउटवर्ड निकलेगी ऐसे, और जिसका एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों में एंगल कितना आएगा, 0। तो दिस इज फ्लक्स डी फाई इसको लो ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0। और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सारे आर डिस्टेंस पे, हर पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर के हर पॉइंट पे फील्ड सेम होगी, ठीक है। तो व्हाट इज नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालोगे तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन डी फाई, इसको इंटीग्रेट मारोगे, मैंने बोला ना ई कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे ई सेम है, तो आप ई को बाहर निकालेंगे एंड इंटीग्रेशन यू हैव डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा। ई को बाहर कर लेते हैं, इस स्फीयर पे जितने डी ए सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। या डी ए के स्मॉल एलिमेंट का एरिया है ना, ऐसे बहुत सारे डी ए होंगे और सारे डी ए को उठा के ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट टोटल एरिया, तो विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी, ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, और आपको बहुत ढंग से पता है कि जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है। हमने डिराइव किया, हमने क्या डिराइव किया, इफ ए चार्ज क्यू, देखिए फाइनल में डिराइव किया कि उसको मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इफ ए चार्ज क्यू is placed at the center of a spherical shell या any spherical body, the net flux passing through that spherical shell will be q by epsilon naught। इसको नोट करिए पहले आप कि if a charge is placed at the center of a spherical shell, net flux passing through spherical shell will be 1 by epsilon naught times of charge। ये हमारी ड्राइव हुई गॉस थ्योरम, यही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तो आपको जो मैंने बोला था उसको कॉपी में आपको नोट करना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको और बताता हूँ क्या होता है। ये हमने किसके लिए प्रूफ किया, ये हमने प्रूफ किया है किसके लिए, फॉर ए स्फेरिकल बॉडी, कोई स्फेरिकल बॉडी के सेंटर में चार्ज रखा हुआ है। बट देखिए क्या होता है, दिस इज ए क्लोज्ड बॉडी ऑफ एनी इरेगुलर शेप, इसका कोई भी शेप हो सकता है, कोई जो नहीं कि स्फेयर है, एंड दिस चार्ज इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी आप चार्ज को रख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए गॉस थ्योरम क्या होती है, दिस इज ए क्लोज्ड बॉडी, कोई क्लोज्ड वॉल्यूम है एंड देयर इज चार्ज इनसाइड इट, ठीक है, कहीं भी हो सकता है एट एनी पोजीशन। क्या होता है, नेट फ्लक्स, अब मैं गॉस थ्योरम का एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जिसको आपको कॉपी में नोट करना है। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड बॉडी। सिंपल इसको हम ऐसे लिखते हैं, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का क्या मतलब हो गया यार, छोटे एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स, और जब ऐसे लगा देते हो इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। तो समथिंग न्यू, थोड़ा ध्यान देना, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। सरफेस इंटीग्रल का मतलब किसी क्वांटिटी का एरिया के साथ इंटीग्रेशन, समझे, मतलब किसी क्वांटिटी का एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो आप। अगर हम बहुत सिंपल वे में समझें तो व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज वेयर वन क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी। ये लाइन में बहुत बार बोल चुका हूँ क्लास 11 में भी। तो व्हाट इज ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया, ठीक है। और मैं मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन की तब जरूरत पड़ती है जब उसमें क्वांटिटी हर जगह वैरी कर रही हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लिकेशन पूरी उस पे, हर सरफेस पे, मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे। तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, इसी को हम फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ई डॉट डी ए क्या है, ई डॉट डी ए इज फ्लक्स फ्रॉम, जैसे ये ई हो गया और यहाँ पे डी ए हो गया,
तो ये छोटा सा फ्लक्स आ गया। जब मैंने ऐसे साइन लगा दिया, इसका क्या मतलब हो गया कि इस फ्लक्स को आपको क्या करना है, पूरी बॉडी के हर डी के लिए निकाल के ऐड करना है। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स कितना होता है, जो ये फ्लक्स होता है इसको फाई लिख सकते हो आप, विच इज इक्वल टू क्या, 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड बॉडी। ठीक है, ये होती हमारी गॉस थ्योरम। अभी हम प्रूफ करेंगे। अब सोच रहे हो यार मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट तो मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक दिया, नहीं मैंने किसके लिए लिया बताओ, चार्ज बॉडीज एट सेंटर, और मैंने स्फेरिकल शेल बना दी। फिर मैं बोल क्या रहा हूँ कि चार्ज कहीं भी हो, बॉडी कैसी भी हो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल केसेस। ठीक है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन कुछ भी हो। तो ये बेसिकली होता है। अब हम लोग डराइव करेंगे गॉस थ्योरम किसके लिए, जब हम बॉडी को कहाँ रखेंगे, किसी भी पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, और उसका शेप कैसा भी हो, तब गॉस थ्योरम क्या होगी। ठीक है, तो बोर्ड में वैसे आता है क्वेश्चन ना, तो बोर्ड में आपको स्पेसिफाई नहीं करता है, कहता है डराइव गॉस थ्योरम। तो अगर आप कूलॉम वाली उससे डराइव कर दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, और जो मैं अगला मेथड बता रहा हूँ, जिस गिवन इन एनसीईआरटी, आप उससे सॉल्व करोगे आपको तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। बट कभी कभी वो स्पेसिफाई कर देता है कि नहीं आपको कूलॉम्स लॉ से डराइव करना है, या फिर आपको किस लिए डराइव करना है, फॉर एनी शेप एट एनी पोजिशन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गॉस थ्योरम फॉर एनी शेप एट लोकेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट, चार्ज कहीं भी रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, नाउ यू हैव टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, सॉलिड एंगल। अगर आप स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको सॉलिड एंगल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप जाइए और फ्लक्स वाले में जो मैंने सबसे पहले आपको शेयर किया था लेक्चर, वो था हमारा सॉलिड एंगल एंड एरिया वेक्टर, उसको जाके देखिए तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ये कोई शेप हो गया। एक बात याद रखना, मैंने आपको बोला था कि नेट एंगल, जो सॉलिड एंगल होता है ऑफ ए क्लोज्ड बॉडी एट इनसाइड पॉइंट इज 4 पाई। नेट फ्लक्स नहीं, सॉलिड एंगल मेड बाय क्लोज सरफेस एट एनी इनसाइड पॉइंट इज इक्वल टू 4 पाई। नहीं बोला तो अब नोट कर लो आप, करवाया था मैंने, पता है ना, स्फीयर के अंदर जो सेंटर पे सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई होता है। ठीक है, बोला था कि एक पॉइंट है, हेमिस्फीयर को रख दीजिए तो उसका आधा एरिया ऑक्युपाइड हो जाता है, आधा खाली रहता है, तो 2 पाई आता है ना। बोला था आपको सॉलिड एंगल क्या इन्फॉर्मेशन है कि कोई पॉइंट किसी तरफ से कितना ऑक्युपाइड है, जितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है सॉलिड एंगल उसी को डिसाइड करता है। ठीक है, अगर चारों तरफ से बंद है तो सॉलिड एंगल विल बी 4 पाई, है ना, एक तरफ से बंद है तो सॉलिड एंगल विल बी 2 पाई। ठीक है, जाके देखिए उस स्लाइड को, सॉलिड एंगल को क्या लिखा मैंने, सॉलिड एंगल मेड बाय ए क्लोज सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज 4 पाई। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या फॉर्मूला था सॉलिड एंगल का, हमारा फॉर्मूला होता था DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज सॉलिड एंगल, इसको हम डी ओमेगा भी लिखते थे। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आने का अगर आप जाके वहां पे नहीं देखोगे, किसको, सॉलिड एंगल की स्लाइड को। तो चलिए भाई, दिस इज चार्ज क्यू। ठीक है, और हम यहाँ पे लेते हैं जैसे पॉइंट, ये आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, जैसे ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे करके, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा एरिया DA लेते हैं, ठीक है, दिस एरिया इज DA, ये ऐसे हो गया DA। तो देखिए ये एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है, एंड इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं ऐसे, और आपको पता है जो ये एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, दिस इज डी ओमेगा। समझे कैसे बनता है सॉलिड एंगल, किसी सरफेस के एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो ऐसे ऐसे, तो बीच में कोण बनता है वो क्या होता है, दैट इज सॉलिड एंगल। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया DA लिया और उसके एंड पॉइंट्स को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया एंड नाउ दिस इज डी ओमेगा, इतना मैंने बना दिया। ठीक है, दिस एंगल इज यहाँ पे कितना है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज किसके बीच का एंगल है, दिस इज एरिया वेक्टर, समझे, दिस इज DA, जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, दिस इज DA एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेडियली आउटवर्ड। इतनी फिगर आपको बनानी है। ठीक है, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एलिमेंट DA
बताइए कितना फ्लक्स आएगा। इट विल बी ई, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रही है ऐसे, इनटू दिस इज एरिया वेक्टर डी ए एंड दिस इज थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और ई कितना होता है बताइए, ई होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। के क्यू को अलग कर देते हैं, दिस इज डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये पता क्या है, ये वाला सॉलिड एंगल हो गया, इसको मैं ऐसे डिफाइन करते थे, देखिए जाके, है ना, डी ए का प्रोजेक्शन लेते थे वहाँ पे। फिर बता देता हूँ यार, इफ़ यू हैव दिस पॉइंट और ये ऐसे कोई सरफेस है, दिस इज सरफेस, है ना, और आपको यहाँ पे इसका सॉलिड एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता था पता है, आपको इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ता था यहाँ से, ये वाला एरिया आपको लेना पड़ता था, क्योंकि जो हमारा सॉलिड एंगल डिफाइन होता था वो होता था एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ स्फीयर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो जब कभी भी आपको किसी भी सरफेस का आपको सॉलिड एंगल निकालना होगा तो हमेशा उस सरफेस का वो एलिमेंट लेना पड़ेगा जो उसके परपेंडिकुलर हो, किसके, रेडियस के। तो अगर ये डी ए होगा तो ये हमारा कितना था पता है, दिस इज डी ए कॉस थीटा एंड दिस इज आर, तो हम लिखते थे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम बिल्कुल क्या मान लेते थे, के स्फीयर का पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो जाके देखिए बस राइट, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर विच इज के क्यू एंड दिस इज, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, मैं लाइन बोली ना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। जब तक आप एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कुछ कॉम्पिटिशन नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आपको एनसीईआरटी से बहुत ढंग से पढ़ना है, बोर्ड में आती है डेरिवेशन सॉलिड एंगल वाली, ठीक है। तो उसको जाके आप एक बार पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। स्लाइड देखने का यही तरीका है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, पहले बुक पढ़ो, जैसे आप हेडिंग देखते हो कि यार ये लेक्चर है, तो पहले आगे उसको बुक से देखो हल्के से, एक आइडिया लो कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, फिर आप आगे लेक्चर देखिए, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले लेक्चर देखते हैं फिर जाके बुक पढ़ते हैं, तो वो अप्रोच आपको काम नहीं करने वाली है। लेक्चर आप सभी सीखोगे जो आपको बेसिक्स आइडिया हो, वरना क्या आप देखते रहो कुछ नहीं सीखने का, ठीक है। तो गॉस थ्योरम पढ़ रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले आपको गॉस थ्योरम को, मैं पहले उसको जाके देखिए एक बार बुक से, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है पहले बुक से पढ़िए गॉस थ्योरम क्या होती है, फिर आप लेक्चर देखिए, आपको लगेगा यार ये सब तो आता है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले बुक पढ़नी है फिर लेक्चर देखना है। के क्यू, व्हाट इज दिस, दिस इज डी ओमेगा, छोटा सा एंगल आ गया ना यार डी ओमेगा, तो दिस इज डी फाई, डी फाई था यार ये, तो फ्लक्स आ गया किससे, फ्रॉम दिस स्मॉल एरिया, दिस इज डी फाई। व्हाट इज नेट फ्लक्स, आप इंटीग्रेट मारोगे, के क्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में डी ओमेगा, ओके। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, जो आपका इंटीग्रेशन डी ओमेगा होगा, ठीक है, जो आपका इंटीग्रेशन डी ओमेगा आएगा फॉर फुल बॉडी दैट विल बी 4 पाई। मैंने बोला ना किसी, यार ये डी ओमेगा है ना, ऐसे आप सारे डी ओमेगा को उठा के ऐड करोगे, ऐसे एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, इसका भी ऐसे डी ओमेगा आएगा, ऐसे एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, इसका डी ओमेगा आएगा। तो जब सारे डी ओमेगा को उठा के ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताओ, डी ओमेगा इज एंगल मेड बाई ए स्मॉल एलिमेंट एट दैट पॉइंट। पूरी बॉडी पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जब उन सबका आप एंगल निकालोगे तो पूरा एंगल आ जाएगा एंड दैट विल बी 4 पाई। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल मेड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑन स्फीयर। स्फीयर पे जिस बॉडी पे जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके हम सॉलिड एंगल्स को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट नेट सॉलिड एंगल एंड दैट विल बी 4 पाई। सो दिस इज के क्यू इंटू 4 पाई। व्हाट इज के, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई जाएगा एंड नाउ यू हैव क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तुमने फिर डराइव कर दिया, क्या डराइव कर दिया कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के लिए फॉर एनी शेप एंड फॉर एनी पोजिशन ऑफ पॉइंट चार्ज, कहीं भी रख लो आप, यू विल ऑलवेज गेट दिस। बहुत से पूछते हैं ऐसा कैसे हो गया, तो यार जिसको डेरिवेशन क्लियर हो गई ना उसको बात समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या ऐसा कैसे हो गया। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए 2-3 बार और आपको समझ में आएगा कि पॉइंट चार्ज कहीं भी रखोगे, यहाँ रखोगे ना तब भी सबका सम 4 पाई आएगा, आप पॉइंट चार्ज को यहाँ रखोगे तब भी सबका सम 4 पाई आएगा, बिकॉज एंगल मेड बाई ए क्लोज सरफेस
एट एनी पॉइंट इन साइड इज 4 पाई सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइव हो गया। कुछ मैंने आपको खतरनाक नहीं बताया है, दिस टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी? इन केस ऑफ थर्ड एंगल। तो आप थर्ड एंगल को जाके ढंग से देखिए एंड देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज गॉस थ्योरम। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे गॉस थ्योरम पे। तो आई गेस कि अगला हमारा एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स के जो लेक्चर्स होंगे, 2 घंटे के तो पक्के लेक्चर्स जो हमारे, दैट विल बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, ठीक है। तो 2 आवर्स के लेक्चर बचते हैं, तो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे गॉस थ्योरम। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट प्लीज़ बुक से पढ़ते रहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी से, फिर कहीं और से पढ़िए आप, जहाँ से आपका मन है, बट एनसीईआरटी को स्किप मत करिए।